Hi friends, welcome in my YouTube channel Nursing Challenger. Today we are discussing about liver cirrhosis. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिवर सिरोसिस। लेंथी भी है इसीलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, थोड़ा हार्ड भी है। आप समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। वैसे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जिसकी क्लियर है या बेसिक नॉलेज जिसको पता है वो अच्छे से समझ जाएगा, और जिसको एनाटमी फिजियोलॉजी नहीं पता है तो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए आप समझने की ज़रूर कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट करके पूछ लेना ज़रूर। चलिए, आज का टॉपिक है लिवर सिरोसिस। फर्स्ट है, इट इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस। इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस की वजह से लिवर सिरोसिस अराइज होता है। ये क्या है? क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती रहती है, एक्यूट से क्रोनिक की ओर बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है, रिजल्ट इन ड्रास्टिक स्ट्रक्चरल चेंज एंड सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लिवर फंक्शन इन विच एक्सटेंसिव डिजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर पेरेंकाइमा सेल। जो लीवर की पेरेंकाइमा सेल है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन एंड डिजनरेशन की वजह से लीवर के फंक्शन लॉस हो जाएंगे। फंक्शन लॉस होने की वजह से लीवर की स्ट्रक्चर है वो चेंज देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा, उसमें आप अच्छे से समझ लेना कैसी चेंज, यानी जो शेप वो कैसी हो जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स। कुछ टाइप्स है जिनकी वजह से लीवर सिरोसिस होता है। फर्स्ट है एल्कोहलिक सिरोसिस, मोस्ट कॉमन ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कोज होता है एल्कोहल। जो भी पर्सन ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता है उनके अंदर मेनली जो लीवर वो डैमेज हो जाता है। इसलिए एल्कोहलिक सिरोसिस यानी कि जो लीवर सिरोसिस है उसका मोस्ट कॉमन कोज होता है एल्कोहल। नेक्स्ट है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। नेक्रोसिस मीन्स जो टिश्यूज़ वगैरह है उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है? पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस ड्यू टू एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस पोस्ट इंटॉक्सिकेशन विथ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो यहाँ पर क्या है? पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस ये किस वजह से हो रहा है? कोई भी वायरल हेपेटाइटिस हो गया हो। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा हेपेटाइटिस। यहाँ पर मेनली जो कॉज करता है वो होता है हेपेटाइटिस बी एंड सी। वायरल हेपेटाइटिस की वजह से, पोस्ट इंटॉक्सिकेशन की वजह से, यानी कि जो डिटॉक्सिफिकेशन लीवर के द्वारा हो रहा था वो फंक्शन अब लीवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस कॉज होगा। एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स, अगर केमिकल्स की इंडस्ट्री में कोई वर्कर वर्क कर रहा है तो उनके अंदर भी लीवर सिरोसिस के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है बाइलरी सिरोसिस। इसकी भी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो बाइलरी सिरोसिस है उसके अंदर क्या होगा? स्कारिंग अकर अराउंड बाइल डक्ट इन लीवर रिजल्ट फ्रॉम सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। जो बाइल डक्ट है उसके चारों तरफ क्या होगा? स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। स्कार मीन्स यानी कि आप बोल सकते हो किसी भी प्रकार का एक्यूमुलेशन हो गया या ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज वगैरह हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो लीवर से बाइल सिक्रेट हो रहा है, जो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के अंदर डल रहा है, जो फूड का डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। अब क्या होगा? जो बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, उसमें स्कार की वजह से बाइल है वो वापस रिगर्जिटेट होने लगेगा, आगे नहीं जा पाएगा तो वो वापस रिगर्जिटेट होगा। देन कहाँ जाएगा? वो गॉल ब्लैडर के अंदर। अब वहाँ पर क्या होगा? जो बिलरुबिन है, बिलरुबिन का डाइजेशन नहीं होगा, बिलरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर बिलरुबिन का डाइजेशन नहीं हो रहा है तो बिलरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो बाइल डक्ट में स्कार बनने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस कॉज होगा, सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। इसकी वजह से बाइलरी सिरोसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी साइन एंड सिम्टम में पढ़ेंगे जॉइंडिस। तो लिवर सिरोसिस की वजह से जॉइंडिस भी कॉज होता है। नेक्स्ट टाइप है कार्डियक सिरोसिस बाय राइट साइड लॉन्ग टर्म हार्ट फेल्योर। राइट साइड का हार्ट अगर फेल हो जाए, फंक्शन करना बंद कर दे, उसकी वजह से कार्डियक सिरोसिस देखने को मिलेगा। कैसी है? यानी कि जो इन्फीरियर वेना केवा है, ये क्या है? बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन है। इसमें क्या होगा? जो ब्लड है
वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में चला जाता है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, जो पल्मोनरी आर्टरीज है उनके थ्रू लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स में प्यूरीफाई होके देन वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा। ये तो क्या है, एक नॉर्मल सर्कुलेशन फिनोमिना। अब यहाँ पर क्या है, लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस में आपने इमेज वगैरह देखी होगी, पढ़ा भी होगा। जो इन्फीरियर वेना कहवा है वो बाइल जो लीवर है वहाँ से ब्लड जो ब्लड है लीवर का वो लेके आती है हार्ट की तरफ। अब क्या होगा, जब लीवर डैमेज हो गया है, लीवर की वेंस वगैरह डैमेज हो गई है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन तो हो रहा है बट लीवर से जो ब्लड का आउटपुट है वो कम जा रहा है। अगर वो आगे कम जा रहा है तो वो क्या करेगा, फिर राइट एट्रियम में कम जाएगा, फिर आगे कम जाएगा, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। देन क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह है वो फेल हो जाएंगे। अगर वो फेल होंगे तो राइट एट्रियम वगैरह भी फेल हो जाएगा। इसलिए हार्ट फेल्योर देखने को मिलता है। उस हार्ट फेल्योर की वजह से कार्डियक सिरोसिस कॉज होता है। नेक्स्ट है कॉजेज, एल्कोहलिक लीवर डिजीज़। देखिए मैंने बता दिया है, एल्कोहल मोस्ट कॉमन कॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। एल्कोहल इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है वायरल हिपेटाइटिस, मैंने बताया था अभी, हिपेटाइटिस बी एंड सी। वायरल अगर हिपेटाइटिस बी एंड सी हो रखा है तो उसकी वजह से भी लीवर सिरोसिस कॉज होगा। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, ये मैंने बता दिया है बाइलरी सिरोसिस के अंदर। नेक्स्ट है यूज ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल आइसोनियाजाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोनियाजाइड ड्रग मेनली ड्रग यूज़ ली जाती है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में। मोस्ट कॉमन ड्रग होती है जो यूज़ ली जाती है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के अंदर। इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है आइसोनियाजाइड का, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं INH, पता है सबको, INH आइसोनियाजाइड। आई मीन्स आयरन एक्यूमुलेशन इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उस कंडीशन कोज कर सकती है सिबिलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है एन मीन्स होता है न्यूरोपैथी। नेक्स्ट है एच मीन्स होता है हिपेटाइटिस। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, आइसोनियाजाइड हिपेटाइटिस एक साइड इफेक्ट है, उसकी वजह से हमने पढ़ा है हिपेटाइटिस बी एंड सी, ये भी तो कोज कर रहे हैं लीवर सिरोसिस। अगर आइसोनियाजाइड हिपेटाइटिस कोज करेगी तो उसकी वजह से लीवर सिरोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। आपको पता है तो ठीक है, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन सब्सटेंस है जो मेनली लंग्स एंड लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो लंग्स एंड लीवर को प्रोटेक्शन का काम करता है। अब क्या होगा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो गई है। अगर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से लंग्स का प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा तो लीवर सिरोसिस कॉज होगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है इसमें इन ब्लड 1.5 to 3.5 ग्राम पर DL, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फिर भी कहीं समझ में नहीं आई आप मेरे को एक बार पूछ लेना ज़रूर कमेंट करके। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताए हैं उनकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। देन इन्फ्लामेशन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेन, फीवर, नोजिया, एनोरेक्सिया, WBC काउंट इंक्रीज देखने को मिलती है। ये कुछ कंडीशंस आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इन्फ्लामेशन के अंदर। इसके अंदर हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट है लीवर नेक्रोसिस, लीवर में नेक्रोसिस हो गया है उसकी वजह से क्या होगा, ADH इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। सिंथेसिस कहाँ पर होता है इसका, हाइपोथैलेमस के अंदर स्टोरेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट होता है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस में ये बनता है, हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होता है ADH हार्मोन का। बट ये सिक्रेट कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। दोनों ही हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन एंड ADH वो बनते तो हाइपोथैलेमस में और सिक्रेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं।
तो देन क्या होगा, इसके अंदर जो ADH हार्मोन है वो कहाँ पर जाता है, डायरेक्ट किडनी के ऊपर। किडनी पे जाके ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है और जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकालने का काम करता है। अब मैंने जब बताया है कार्डियक फेलियर, जब का जो हार्ट है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, मतलब जो जितना अमाउंट जाना चाहिए था वो अब नहीं जा पा रहा है, लीवर अपनी तरफ ही स्टोर कर रहा है, क्योंकि लीवर ख़राब हो चुका है, तो लीवर डैमेज हो गया है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो लीवर की तरफ आके वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब जब लीवर से आउटपुट कम हो रहा है तो हार्ट से आउटपुट कम होगा, देन किडनी को भी आउटपुट कम मिलेगा। ADH हार्मोन है वो तो प्रॉपर सिक्रेट हो रहा है, नॉर्मल अपनी अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है, बट जो ब्लड है वो कम मिल रहा है किडनी को, तो उसकी वजह से जो वाटर वगैरह है उनका रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। रीएब्जॉर्प्शन वगैरह ज़्यादा होगा तो आपको पता है असाइटिस, अभी मैं आपको बताऊंगा जब क्लिनिकल फीचर्स बताऊंगा, वहाँ पर असाइटिस भी आपको देखने को मिलता है लीवर सिरोसिस के अंदर। ADH हार्मोन बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है और असाइटिस की कंडीशंस कॉज कर रहा है। वैसे मैंने बताया था आपको, असाइटिस के अंदर पढ़ाया था, तो असाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज। आपको पता हो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्टिव एंड सेक्सुअल एक्टिविटी में हेल्प करता है। अब क्या होगा यहाँ पर, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज, यानी कि जो किडनी है उसके ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो भी 3 टाइप है, वैसे मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पूरा बताऊंगा। यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन्स। तो किडनी में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, उनकी वजह से एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है लीवर फाइब्रोसिस। लीवर फाइब्रोसिस क्यों हो रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। पोर्टल हाइपरटेंशन तो बढ़ जाएगा बट कार्डियक आउटपुट कम ही रहेगा। पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, लीवर की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, देन जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, लीवर के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड, आगे प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, बॉडी की नीड ज़्यादा होगी, तो हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। किसकी वजह से हो रहा है, वो लीवर सिरोसिस की वजह से। नेक्स्ट है लीवर फेल्योर। ये कंडीशंस, लीवर नेक्रोसिस है वो लीवर फेल्योर में भी कन्वर्ट हो सकती है। वैसे मैं आपको स्टेज की इमेज दिखाऊंगा, 4 स्टेज होती है जो अलग अलग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। अगर ओनली नेक्रोसिस हुआ है तो क्या क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है फैट मेटाबॉलिज्म, ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया एंड माल न्यूट्रिशन पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विटामिन के एब्जॉर्प्शन, ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी मैनेजमेंट के अंदर। अगर फिजिशियन प्रेस्क्राइब करता है कोएगुलेशन चेकअप करके या लेबोरेटरी फाइंडिंग करके, कोएगुलेशन की लेबोरेटरी फाइंडिंग करके अगर फिजिशियन प्रेस्क्राइब करता है विटामिन के का इंजेक्शन तो आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर विटामिन के एब्जॉर्प्शन में डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड है यानी कि वो ब्लीडिंग है वो क्लॉट नहीं बन पाएगी, ब्लीडिंग के साथ क्लॉटिंग नहीं होगी, इसलिए विटामिन के आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो अगर फिजिशियन ऑर्डर देता है तो। नेक्स्ट है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। बिलिरुबिन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होने की वजह से क्या होगा, जॉन्डिस, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा। बहुत सारे फंक्शन हैं जो लीवर अकेला परफॉर्म करता है, सबसे ज़्यादा फंक्शन लीवर के द्वारा मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट है लीवर फेल्योर, इनेबिलिटी टू मेटाबॉलिज्म। अगर लीवर फेल हो गया है तो क्या होगा, इनेबिलिटी टू मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। देन क्या होगा, अमोनिया टू यूरिया, यानी कि जो अमोनिया का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर नहीं होने की वजह से अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, देन जो वेस्ट मटेरियल है वो लीवर के अंदर बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो लीवर के अंदर वेस्ट मटेरियल्स बढ़े हैं
वो क्या होंगे, ब्लड के साथ ब्रेन को सप्लाई हो जाएंगे। थोड़ा बहुत ऐसे नहीं है कि भाई लीवर सिरोसिस हो गया है तो बिल्कुल भी ब्लड वापस लीवर से जा नहीं रहा है, यानी ब्लड तो जा रहा है बट कम अमाउंट में जाएगा। तो क्या होगा, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। एनसेफेल मीन्स ब्रेन, हिपेटिक मीन्स लीवर। जो लीवर से वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएंगे, ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर जाके वेस्ट मटेरियल्स का लेवल बढ़ जाएगा ब्रेन में। देन क्या होगा, कन्फ्यूजन। पेशेंट है उसको कन्फ्यूजन होगा ऑफ हिपेटिक कोमा, और पेशेंट है वो हिपेटिक यानी लीवर सिरोसिस की वजह से कोमा में चला जाएगा। देन डेथ, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर लीवर फेल्योर हो गया है। तो लीवर फेल होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए लीवर फेल्योर होने के बाद लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही एकमात्र चारा है जिससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, स्पाइडर एंजियोमा या स्पाइडर नेवी। मैं आपको अभी एक इमेज दिखाऊंगा। जो स्पाइडरमैन आपने देखा होगा, जैसे स्पाइडरमैन की तरह एंजियोमा जो ब्लीडिंग वगैरह है, रेडनेस है, वो आपको दिखाई देगी। ये मेनली क्यों दिखाई देती है, एस्ट्राडियोल हार्मोन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से, ड्यू टू एन इंक्रीज इन एस्ट्राडियोल। देखिए मैंने बताया है हार्मोन्स का लेवल प्रॉपर अमाउंट में हो रहा है बट डाइजेशन वगैरह मेटाबॉलिज्म वगैरह वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो हार्मोन्स जो भी मैं बता रहा हूँ आपको उनका लेवल मेनली बढ़ा हुआ मिलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, एस्ट्राडियोल का लेवल बढ़ गया है ड्यू टू एन इंक्रीज इन एस्ट्राडियोल। इनकी वजह से स्पाइडर एंजियोमा आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अभी मैं इमेज दिखा दूंगा आपको और अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट है हाइपोगोनेडिज्म। आपने सुना होगा गोनेट्स एंड गेमेट्स। गोनेट्स में मेल एंड फीमेल। मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी। सुना होगा ये तो सबको पता है नॉर्मली। और गेमेट्स में मेल एंड फीमेल, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। जब गोनेट्स ही नहीं बनेंगे तो गेमेट्स कहाँ से बनेंगे। इसलिए हाइपोगोनेडिज्म पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा ड्यू टू प्राइमरी गोनेडल इंजरी एंड सप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी फंक्शन। ब्रेन यानी कि जो हिपेटिक एनसेफेलोपैथी है वो क्या करेगी, पिट्यूटरी फंक्शंस को सप्रेस कर देगी। अब क्या होगा, हार्मोनल लेवल है वो मेंटेन नहीं रहेगा, वो सप्रेस हो जाएगा, प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन्स सिक्रेट नहीं होंगे। और जो प्राइमरी गोनेडल इंजरी है, अगर किसी प्रकार की गोनेडल इंजरी हो जाती है उनकी वजह से भी हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पर लीवर सिरोसिस में भी आपको हाइपोगोनेडिज्म पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पाल्मर इरिथमा। ये आपको इमेज दिखाऊंगा मैं अभी। जो हैंड्स होते हैं, पाम होती है, हैंड्स में पाम, वहाँ पर आपको रेडनेस, रेड इसमें रेसेज आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं इमेज दिखाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ड्यू टू अल्टर सेक्स हार्मोन मेटाबॉलिज्म, मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के अल्ट्रेशन की वजह से, यानी एस्ट्रोजन का एक सेक्स हार्मोन है, इसमें अल्ट्रेशन की वजह से पाल्मर इरिथमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गायनेकोमास्टिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ मेल ब्रेस्ट। जो मेल ब्रेस्ट है उनमें बिनाइन प्रोलिफिकेशन ब्रोनाइ। नेक्स्ट है गायनेकोमास्टिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स में मेनली देखने को मिलता है। वैसे और भी आएंगे, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशंस में देखने को मिलता है और किन ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है गायनेकोमास्टिया, बिनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ मेल ब्रेस्ट। मेल ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर बिनाइन यानी लगातार प्रोलिफरेशन यानी प्रोलिफिकेशन यानी फॉर्मेशन होने की वजह से, उनके अंदर ग्रोथ होने की वजह से वो क्या होंगे, एनलार्ज होंगे। तो मेल ब्रेस्ट के एनलार्ज होने की टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है गायनेकोमास्टिया। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा अगर लीवर सिरोसिस का पेशेंट है। तो मैंने बताया लीवर से जो कार्डिक आउटपुट यानी कि जो ब्लड है, लीवर से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, हार्ट से भी कार्डिक आउटपुट कम होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, हिपेटोमेगेली। देखिए ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है लीवर के अंदर। अभी मैं आपको जो लीवर सिरोसिस की इमेज दिखाऊंगा आपको पता चलेगा जो लीवर की नॉर्मल शेप होती है वो नहीं होती, वो
एनलार्ज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड वगैरह है, वेस्ट मटेरियल वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं लीवर के अंदर ही, इसलिए जो लीवर की जो मेन शेप एंड साइज होती है वो एनलार्ज हो जाती है। इस टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है हिपेटोमीगेली। ये पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा जब आप पालपेट करोगे, इन्हें असेसमेंट करोगे, फिजिकल असेसमेंट, तो पालपेशन के दौरान पता चल जाएगा लीवर एनलार्ज हो रखा है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गली इंडिकेट पॉसिबल ऑफ सिरोसिस। हिपेटोमीगेली एक ऐसा साइन है, ऐसा सिम्टम है जो बिल्कुल परमानेंट यानी कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि पेशेंट के अंदर सिरोसिस हो रखा है। अगर हिपेटोमीगेली किसी भी पेशेंट के अंदर देखा जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो रखा है। नेक्स्ट है स्प्लेनोमीगेली। स्प्लेन के अंदर सुनना, स्प्लेन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल और आरबीसीज का लेवल वो बढ़ जाएगा। वेस्ट मटेरियल स्प्लेन को भी सप्लाई होते रहेंगे, तो जो स्प्लेन है उसके अंदर भी एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो स्प्लेनोमीगेली भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है जॉइंडिस। बिलिरुबिन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होने की वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से जॉइंडिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इनडाइजेशन। मैंने बताया बाइल डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। तो अब बाइल क्या है, स्फिंक्टर ओपोडाई में नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज हो गया है, वापस गॉल ब्लैडर की तरफ जा रहा है। अगर बाइल प्रॉपर फूड के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा है तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट के अंदर इनडाइजेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एनीमिया। ब्लड का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, एक्यूमुलेशन लीवर के अंदर हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है असाइटिस। मैंने असाइटिस में बताया था लीवर सिरोसिस या लीवर फेल्योर, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है असाइटिस का। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा, उसकी वजह से ही तो हो रहा था एडीएच हार्मोन का लेवल इंक्रीज। तो जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रॉपर अमाउंट में किडनी के पास जा नहीं पा रहा है, अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा पा रहा है तो जो भी आपने फ्लूइड वगैरह इंटेक किया है उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगेगा, तो उनका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, देन असाइटिस कॉज करेगा। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है फिटर हिपेटिकस या ब्रीथ ऑफ डेड। देखिए फिटर हिपेटिकस को ब्रीथ ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मस्टिओडार इन ब्रीथ ड्यू टू इंक्रीज डाइमेथिल सल्फाइड। यहाँ पर जो पेशेंट है लीवर सिरोसिस का, उसको मस्टिओडार ब्रीथ देखने को मिलेगी। पेशेंट बोलेगा मेरे को मस्टिओडार फील हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो डाइमेथिल सल्फाइड है उसका लेवल इंक्रीज होने की वजह से, डाइमेथिल सल्फाइड के लेवल इंक्रीज होने की वजह से मस्टिओडार पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। उसी टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है फिटर हिपेटिकस। नेक्स्ट है कैप्यूट मेड्यूजा। बहुत ही अच्छा साइन है, पाम ट्री साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पाम ट्री साइन आर सीन इन लीवर सिरोसिस। कैप्यूट मेड्यूजा मीन्स होता है डायलेटेड पैराम्बलाइकल वेंस। ये मैंने बताया आपको, साइटिस के अंदर भी डायलेटेड पैराम्बलाइकल वेंस। कैप्यूट मेड्यूजा इसी टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है डायलेटेड पैराम्बलाइकल वेंस। अभी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा एक, उसमें आपको पता चल जाएगा जो भी अम्बलाइकस रीजन है उसके चारों तरफ वेंस का डायलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एस्ट्रेक्जिस या फिर फ्लैपिंग ट्रिमर्स और लीवर फ्लैपिंग जानते हो, फड़फड़ाना, हैंड्स वगैरह फड़फड़ाने लग जाते हैं। उसी प्रकार से लीवर है वो फड़फड़ाता रहेगा। लीवर सिरोसिस होने की वजह से एस्ट्रेक्सिस भी देखने को मिलेगा। ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कंप्लीट हो चुके हैं अपने क्लिनिकल फीचर। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। फर्स्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट। देखिए सबसे पहले लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, क्योंकि लीवर सिरोसिस के अंदर लीवर के जो फंक्शंस है वो लॉस हो चुके हैं, तो फंक्शंस लॉस होने की वजह से फंक्शन सबसे पहले चेक करेंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या चेक करते हैं, सीरम बिलिरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेट, SGOT, SGPT। अभी SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेट एंड सीरम बिलिरुबिन, इनको अलग से पढ़ेंगे। फर्स्ट है सीरम बिलिरुबिन। इसके अंदर 2 टाइप से बिलिरुबिन होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपने पढ़ा होगा जॉइंडिस के अंदर कॉन्जुगेट एंड अनकॉन्जुगेट। डायरेक्ट को बोला जाता है कॉन्जुगेट, इनडायरेक्ट को अनकॉन्जुगेटेड। तो यहाँ पर डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो एक्सक्रीट होता है प्राइमरीली विया इंटेस्टाइनल
ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू डायरेक्ट या कॉन्जुगेट बिलिरुबिन सिक्रेट होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 to 0.3 mg/dl। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड, विच सर्कुलेट प्राइमरली इन ब्लड स्ट्रीम। जो अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है। इसका नॉर्मल लेवल होता है 0.1 to 1 mg/dl। अगर टोटल बिलिरुबिन की बात की जाए, टोटल बिलिरुबिन की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों की बात की जाए, तो इनका नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 1.5 mg/dl। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आप याद रखना। नेक्स्ट है नॉर्मल बिलिरुबिन वैल्यू। देखिए जो बिलिरुबिन वैल्यू है नॉर्मल, वो प्री मेच्योर बेबीज में कितनी होगी एंड फुल मेच्योर बेबीज में कितनी होगी। प्री मेच्योर बेबीज एंड फुल टर्म बेबीज दोनों के अंदर अलग अलग है। समय ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन है टाइम है वो सेम है, बट जो बिलिरुबिन का लेवल है या वैल्यू है वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट है प्री मेच्योर बेबीज, लेस देन 24 आवर्स बिलिरुबिन लेवल आपको देखने को मिलेगा बिलो 8.0 mg/dl। यदि बेबी लेस देन 48 आवर है तो आपको बिलिरुबिन वैल्यू देखने को मिलेगी बिलो 12.0 mg/dl। नेक्स्ट है एज बिटवीन 3 to 5 डेज। अगर बेबी 3 से 5 दिन का हो गया है, कैसा है बेबी प्री मेच्योर, तो उसके अंदर बिलिरुबिन लेवल देखने को मिलेगा बिलो 15.0 mg/dl। नेक्स्ट है एज 7 डेज एंड ओल्डर। अगर बेबी जो प्री मेच्योर बेबी है उसकी एज 7 दिन या उससे ज़्यादा हो गई है तो उसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल मिलेगा बिलो 15 mg/dl। नेक्स्ट है फुल टर्म बेबी, इसके अंदर वही ड्यूरेशन है, जो बिलिरुबिन लेवल है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट है लेस देन 24 आवर्स बिलो 6.0 mg/dl। नेक्स्ट है लेस देन 48 आवर्स बिलो 10.0 mg/dl। नेक्स्ट है एज बिटवीन 3 to 5 डेज बिलो 12.0 mg/dl। नेक्स्ट है 7 डेज और ओल्डर बिलो 10 mg/dl। ये कुछ फाइंडिंग्स है जो प्री मेच्योर एंड फुल टर्म बेबीज़ में देखने को मिलती है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट है एल्कलाइन फॉस्फेट। एल्कलाइन फॉस्फेट एक एंजाइम है जो लीवर, बोन, इंटेस्टाइन एंड प्लेसेंटा के अंदर पाया जाता है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 4.5 to 13 किंग आर्मस्ट्रॉन्ग/dl। इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है किंग आर्मस्ट्रॉन्ग/dl। एल्कलाइन फॉस्फेट एक एंजाइम है, याद रखना। नॉर्मल वैल्यू इज 4.5 to 13 किंग आर्मस्ट्रॉन्ग/dl। नेक्स्ट है एंजाइम। एल्कलाइन फॉस्फेट क्या है? एंजाइम फाउंड इन लीवर, बोन, इंटेस्टाइन एंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट है सी, SGOT। पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज। सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज थोड़ा लंबा है बट आप याद रखना। SGOT इज ऑल्सो नोन एज ALT यानी एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 to 35 यूनिट्स पर लीटर। नेक्स्ट है SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। यहाँ पर पायरुविक है, वहाँ पर क्या था? ऑक्जेलोएसिटिक। सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। SGPT इज ऑल्सो नोन एज ALT, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4 to 36 यूनिट पर लीटर। ये तो हो गया लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट मेनली सबसे पहले किया जाता है। देन लीवर स्कैन, मैं इसको CT स्कैन भी बोल सकता हूँ। CT स्कैन के द्वारा लीवर को स्कैन करके विजुलाइज करना। नेक्स्ट है USG, एब्डोमेन की सभी डिजीज़ कंडीशंस को हम USG के द्वारा मॉनिटर कर सकते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी भी करेंगे। नेक्स्ट है एब्डोमेन एक्सरे। एब्डोमेन एक्सरे क्यों करेंगे? क्योंकि पेशेंट के अंदर हिपेटोमेगली एंड असाइटिस की कंडीशन कॉज हो रखी है, इसलिए आपको एब्डोमेन एक्सरे भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट भी चेक करेंगे। नेक्स्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गए, उनकी वजह से सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी चेक करना है। नेक्स्ट है लीवर बायोप्सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है ये। लीवर बायोप्सी क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट। लीवर बायोप्सी में आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा दूंगा। यहाँ पर मैं आपको आउटर लाइन बता देता हूँ कौन कौन सी आपको लाइन याद रखनी है। यहाँ पर फर्स्ट है ड्यूरिंग प्रोसीजर, क्या पोजीशन कौन सी यूज़ करनी है?
ड्यूरिंग प्रोसीजर, सुपाइन पोजीशन आप पेशेंट को दे सकते हो लीवर बायोप्सी के अंदर। नेक्स्ट आफ्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद में पेशेंट को आप राइट लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन देनी है। नेक्स्ट है एग्जैक्ट प्लेस फॉर लीवर बायोप्सी इज राइट 7th एंड 9th ICS। ICS मीन्स इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि जो आप निडल इंसर्ट कर रहे हो उसका प्लेसमेंट लीवर में राइट साइड की 7th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस में होना चाहिए। नेक्स्ट है इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। देखिए इसके अंदर 3 टर्मिनोलॉजी है, इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, मैंने बताया था एंडोस्कोपी। मेनली जो अपर GIT है उसको देखने के लिए या विजुअलाइज करने के लिए मेनली एंडोस्कोपी यूज ली जाती है। यहाँ पर ये एंडोस्कोपी है जिसके द्वारा इसोफेगस, गैस्ट्रो मीन्स स्टोमक एंड ड्यूडिनो मीन्स ड्यूडिनम, तीनों को विजुअलाइज किया जाता है। ये था अपना डायग्नोसिस जो कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमेज जो मैंने बताई थी कि लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक में नॉर्मल लीवर है और एक में लीवर सिरोसिस हो रखा है। नॉर्मल लीवर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, जबकि लीवर सिरोसिस आपको स्टोन जैसा दिखाई दे रहा है। ये लीवर सिरोसिस मेनली अल्कोहल की वजह से राइज होता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लीवर की इमेज है, कौन सी की, अल्कोहलिक सिरोसिस, मैंने बताया था टाइप्स के अंदर। तो यहाँ पर अल्कोहलिक सिरोसिस की वजह से इस तरह का लीवर हो जाता है। जो भी अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं वो यूज़ ना करें, क्योंकि अल्कोहलिक सिरोसिस कोज हो सकता है। नेक्स्ट इमेज है आपके सामने बाइलरी सिरोसिस। देखिए बाइलरी सिरोसिस मैंने बताया था इन्फ्लामेशन एंड स्कार टिश्यू डेस्ट्रॉय डक्ट्स, यहाँ पर नीचे नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लो। जो भी डक्ट्स वगैरह है उनमें इन्फ्लामेशन हो गया है, स्कार बन गया है या डेस्ट्रॉय हो चुकी है, उनकी वजह से जो बाइल का सिक्रेशन हो रहा था वो आगे नहीं जा पा रहा है। आगे नहीं जाएगा तो बिलिरुबिन वगैरह डाइजेस्ट नहीं होंगे, फूड का डाइजेशन नहीं होगा, बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो जॉइंडिस एंड जो इंडाइजेशन है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके सामने इमेज आ चुकी है असाइटिस की। मैंने बताया था असाइटिस के अंदर, असाइटिस में मोस्ट कॉमन कोज होता है लीवर फेलियर या फिर लीवर सिरोसिस। असाइटिस के अंदर मैंने ये भी बताया था कैप्यूट मेड्यूजा, वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने अलग से डाल दी है उसकी इमेज। नेक्स्ट ये इमेज आ चुकी है स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर मैन देखा है, उस तरह का आपको एंजियोमा दिखाई दे रहा होगा, ये कहीं पर भी नज़र आ सकता है। लीवर सिरोसिस के पेशेंट में मेनली जो एब्डोमेन है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एब्डोमेन एंड चेस्ट, क्योंकि राइट अपर क्वाड्रेंट वहाँ पर आपको लीवर की लोकेशन होती है। नेक्स्ट आपके सामने कैप्यूट मेड्यूजा, मैंने बताया कैप्यूट मेड्यूजा, अम्बलाइकस के चारों तरफ जो वेंस है वो डायलेटेड हो जाएगी, उस टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है कैप्यूट मेड्यूजा। मैंने ये भी बताया पाम ट्री साइन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पाम ट्री साइन, याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने इमेज आ चुकी है पाल्मर इरिदमा। मैंने बताया था रेडनेस, जो पाम है वहाँ पर रेड स्कार आपको देखने को मिलेंगे, यानी रेसेज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन को बोला जाता है पाल्मर इरिदमा। नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ रही है एस्ट्रेक्सिस। मैंने ये सब कुछ आपको क्लिनिकल फीचर्स में, साइन सिम्टम में बताए हैं। एस्ट्रेक्सिस में मैंने बताया था फड़फड़ाना, हाथ वगैरह फड़फड़ाने लग जाते हैं। इसी प्रकार से आपको जो लीवर है वो फड़फड़ाता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि लीवर में एस्ट्रेक्सिस होंगे, यानी फ्लैप्स वगैरह अराइज होते रहेंगे। नेक्स्ट है गाइनेकोमास्टिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइनेकोमास्टिया लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। आपको इसमें इमेज में दिखाई दे रहा होगा जो ब्रेस्ट है उनका एनलार्जमेंट हो रखा है, इसी वजह से इस टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है गाइनेकोमास्टिया। मेल ब्रेस्ट का एनलार्ज होना गाइनेकोमास्टिया कहलाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही टफ टॉपिक है। आप समझने की कोशिश करें, अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछे। ये अपना पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, आप अच्छे से पढ़े। आपको बेसिक अगर नॉलेज पता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता है लीवर की, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर से बता दूंगा, पूछ लेना, ज़रूर बताऊंगा आपको वापस। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे कल इसी
टॉपिक का पार्ट सेकंड के साथ। तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।